Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। रोज की तरह हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी। कैसे हैं अंशुमन सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ दर्पण, आपका भी स्वागत है खर्चा पानी में। आज बड़ी खबरों का दिन है। एक खबर रिलायंस की तरफ से और दूसरी बड़ी खबर बैंकों की तरफ से। जी, हम अपने दर्शकों को भी क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ी लेट आज हम रिलीज कर पाए। उसका कारण यही है कि हम एजीएम की, रिलायंस की जो एजीएम का जिसका सर ने जिक्र किया, उसके लिए वेट कर रहे थे। तो क्या खबरें निकल के आई हैं सर रिलायंस की 44वीं एजीएम से? दर्पण, कुछ कंपनियां इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण होती हैं कि उनकी खबरें या उनकी एनुअल जनरल मीटिंग, जो आमतौर पर एक कारपोरेट व्यवस्था होती है वो कई सारे बड़े असर अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर छोड़ती है। रिलायंस की एजीएम इसी तरह से देखी जाती है। रिलायंस को समझने के लिए और उसके आज के फैसलों को समझने के लिए आपको 3 हिस्सों की तरफ होना पड़ेगा। और अब रिलायंस एक ऐसी कंपनी हो गई है जिसमें आम लोगों का भी उतना ही इंटरेस्ट है जो जियो के सब्सक्राइबर हैं या जो जियो के फोन का कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जितना इंटरेस्ट किसी बैंकर में है रिलायंस के या रिलायंस के स्टोर्स को लोन देने के लिए, या जितना इंटरेस्ट किसी स्टॉक इन्वेस्टर को है रिलायंस के शेयर में या जितना इंटरेस्ट कारपोरेट खबरों को या कारपोरेट घटनाओं को करीब से देखने वाले लोगों में से है, जो कारपोरेट के गलियारों के भीतर जो बदलाव होते हैं उनको उत्सुकता से देखते हैं। तो हम इन्हीं 3 हिस्सों में बांटते हैं और आज रिलायंस के एजीएम में जो आए हुए फैसले हैं उनका असर समझने की कोशिश करते हैं। जब तक लोग ये शो देख रहे होंगे तब तक उनके पास वो प्रमुख फैसले कम पहुंच चुके होंगे। कम से कम एक फैसला तो हर व्यक्ति के तक पहुंच ही चुका होगा जो जिसके लिए रिलायंस जियो मैटर करता है, जो रिलायंस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है कि रिलायंस भारत का गूगल के साथ मिलकर एक सस्ता फोन लॉन्च करने वाली है, जिसका दावा है कि वो दुनिया में सबसे सस्ता फोन होगा। ये सितंबर में बाजार में आएगा। गूगल के साथ मिलकर क्यों? इसलिए क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ा तकनीक और सप्लायर्स का कांग्लोमरेट भारत में तैयार किया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी उसकी पार्टनर है, जिसमें क्वालकॉम भी उसकी पार्टनर है, जिसमें फेसबुक भी उसकी पार्टनर है, जिसमें गूगल भी उसकी पार्टनर है। गूगल के साथ क्यों? क्योंकि गूगल दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मालिक है, जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, और वो एंड्रॉयड होने के कारण रिलायंस को अपनी तकनीक को उसके साथ जोड़कर चलाने में सुविधा होगी। अब यहां से होगा क्या 2 बड़े बदलाव होंगे और क्या चीजें इसमें पंक्तियों के मध्य हैं या बिटवीन द लाइंस हैं। भारत में 5G सर्विस लॉन्च होने वाली है। रिलायंस ने आज हमें यह भी बताया कि 5G के लिए वो गूगल के क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करेगा, यानी गूगल के क्लाउड पर जाकर वो 5G सर्विस लॉन्च की जाएगी। 5G सर्विस लॉन्च होने के लिए जो सबसे बड़ी बुनियादी बहस भारत में थी, जो चर्चा थी, वो ये थी कि हैंडसेट की प्राइस क्या होगी, क्योंकि 5G के हैंडसेट महंगे होते हैं और 5G एक हाई प्रीमियम सर्विस है, डेटा की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो उसे ऐसे हैंडसेट्स की जरूरत होती है। रिलायंस ने इस बाजार में एक सस्ता हैंडसेट लाकर एक नए किस्म की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कर दी है। और यही बड़ी कंपनी होने का लाभ होता है कि जब आप बाजार में दिग्गज कंपनी होते हैं, बाजार में आपके पास बड़ा हिस्सा होता है, आपके पास दुनिया के सारे बड़े सप्लायर होते हैं, तो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। भारतीय बाजार में अभी जो हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज्यादातर चीन की हैं। अब जो अपर एंड का या जो प्रीमियम मार्केट है उसमें एप्पल और सैमसंग के फोन हैं। इसके साथ क्या भारत में 5G हैंडसेट सस्ता होगा? क्योंकि अगर 5G हैंडसेट सस्ता हुआ तभी 5G सेवा ज्यादातर लोगों को मिल पाएगी, नहीं तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यू होंगे। तो हम हैंडसेट बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा जल्दी ही शुरू होती देखेंगे जैसे ही रिलायंस का और गूगल का ये फोन आएगा। पर इसमें एक चीज जो सवालों में है, जो किंतु और परंतु में है, कि गूगल एंड्रॉयड की मालिक होने के बाद भी हैंडसेट बाजार में कोई बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ पाई। गूगल ने हैंडसेट लाने की इससे पहले भी कोशिश की, पर उसे बाजार में बड़ा हिस्सा नहीं मिला। तो एक और कोशिश गूगल की रिलायंस के साथ कैसी रहेगी, ये हमें देखना होगा। सस्ते हैंडसेट को लेकर भारत के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इससे पहले भी सस्ते हैंडसेट भारत में आते रहे हैं। रिलायंस के हैंडसेट की क्वालिटी, गुणवत्ता, फीचर्स कैसे होंगे, ये हमें देखना होगा। दर्पण, ये पहला फैसला है जो उन उपभोक्ताओं के लिए, उन लोगों
की उत्सुकता से जुड़ा हुआ है, जो इसे जियो की एजीएम मानते हैं, जिनके लिए रिलायंस की एजीएम का मतलब रिलायंस जियो की एजीएम होता है। अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। दूसरी खबर भी हमें हमारी जानकारियों में पहले से थी। जैसे लोगों को पता था कि रिलायंस इस बैठक में गूगल और के साथ मिलकर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात कर सकती है, वैसे दूसरी खबर रिलायंस और अरामको की डील की है, जो पिछले 1-2 साल से चर्चा में है। इस एजीएम में मुकेश अंबानी ने इस बात की घोषणा कर दी कि रिलायंस और अरामको की डील पक्की हो गई है। अरामको के मालिक यासिरुल रुमायान रिलायंस के बोर्ड में शामिल होंगे, जो कि करीब करीब $430 बिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड के मालिक भी हैं। और इसके साथ भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक अरामको की रिश्तेदारी सील हो गई और पक्की हो गई। यहां से रिलायंस पेट्रोलियम के लिए एक बिल्कुल नया दौर शुरू होता है। निवेशकों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि रिलायंस यहां से एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी बनने की तरफ जाती है। रिलायंस ने जियो से अपने आप को इंटरनेशनल कंपनी बनाना शुरू किया था जब उसने अपनी इक्विटी बेचकर दुनिया के देशों को अपनी हिस्सेदारी दी थी, जो हमने पिछले पूरे साल देखा कि गूगल आया, फेसबुक आया, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनियों ने रिलायंस में इक्विटी ली। तो रिलायंस पेट्रोलियम के लिए पहली बड़ी डील है जहां वो अंतरराष्ट्रीय फलक पर जा रही है। यहां से रिलायंस पेट्रोलियम आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने निवेश का विस्तार, अपने कारोबार का विस्तार करेगी, जो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इस फैसले से रिलायंस ने 2 फायदे किए हैं। एक तो रिलायंस पेट्रोलियम ने इस इक्विटी की बिक्री, इस हिस्सेदारी की बिक्री के साथ अपने ऊपर कर्ज को खत्म कर दिया था। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई थी, जो पिछले साल सबसे बड़ा चर्चा का विषय था। और दूसरा यह है कि अरामको के साथ वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई शुरुआत कर सकता है। ये रिलायंस पेट्रोलियम की साइड से इस एजीएम का असर है, जो हमें आने वाले समय में रिलायंस के स्टॉक्स पर, रिलायंस के शेयरों पर इसका असर दिखाई देगा। अब तीसरी सबसे दिलचस्प चीज और सबसे महत्वपूर्ण जो इस एजीएम का सरप्राइज है, जैसे मैंने कहा कि गूगल का फोन और अरामको की डील, ये फॉर्मली लॉन्च होने थे। इनफॉर्मली वो लोग जो रिलायंस की खबरों को करीब से पढ़ते हैं या जो एक्सेस रखते हैं, उन्हें पता था कि आने वाला। रिलायंस, मुकेश अंबानी ने इस एजीएम में एक बड़ी घोषणा से हमें चौंकाया। वो बड़ी घोषणा ये थी कि रिलायंस अब नई ग्रीन एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट बनना चाहती है, ग्रीन एनर्जी की बड़ी कंपनी बनना चाहती है। 60,000 करोड़ रुपए का नया ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। करीब करीब 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है दर्पण, रिलायंस की तैयारी पूरी की पूरी सोलर एनर्जी कंपनी बनने की है और इसलिए रिलायंस ने 4 गीगा फैक्ट्रीज की घोषणा भी की है। इसमें एक फैक्ट्री फोटोवोल्टिक सेल बनाएगी, जिनका सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है, जिनसे कि सोलर एनर्जी ली जाती है। एक फैक्ट्री वोल्टेज जो स्टोरेज फैसिलिटी इक्विपमेंट है और बैटरीज है, उसे बनाएगी, जो कि एनर्जी को स्टोर करती है। एक फैक्ट्री इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएगी, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके। और एक फैक्ट्री फ्यूल सेल बनाएगी, जिनका इस्तेमाल फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में होता है। तो इस तरह रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी को अपना फ्यूचर नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट बना दिया है। यहां से एक दिलचस्प बहस शुरू होती है, दिलचस्प राइवलरी हमें बनती दिखती है। अभी तक भारत की जो दूसरी बड़ी औद्योगिक समूह अडानी, जो कई कारणों से चर्चा में रहता है, अडानी और अंबानी आमने सामने किसी बिजनेस में नहीं है। अडानी लॉजिस्टिक्स में, पोर्ट्स में, कोल में, पावर में और सोलर एनर्जी में थे। अंबानी का फोर्टे पेट्रोलियम था, टेलीकॉम था, रिटेल था और इस तरीके की गतिविधियों में थी। यहां अंबानी और अडानी एक साथ आकर खड़े हो गए। अडानी की जो कंपनी है, अडानी सोलर, वो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वो करीब 1.2 गीगावाट का ग्रीनफील्ड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बना रही है, जिसका दावा किया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। वो सोलर सेल की भारत की मैन्युफैक्चरर भी है, वो सोलर मॉड्यूल भी बनाती है। तो यहां से मुकेश अंबानी उस रेंज में जाते हैं जहां हम भारत के 2 दिग्गजों को भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, जो कि भविष्य का क्षेत्र है हर स्थिति में, हालांकि उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इफ्स हैं, बट्स हैं, उसकी कॉस्टिंग को लेकर, लेकिन वहां हम एक प्रतिस्पर्धा देखेंगे। रिलायंस के साथ एक और दिलचस्प बात है कि ये कंपनी क्यों शेयरधारकों की चहेती है। रिलायंस ने पिछले 1 साल में ही अपने शेयरधारकों को 4 गुना रिटर्न दिया, और वो भी राइट इश्यू आने के बाद। उसकी वजह यह है कि मुकेश अंबानी और अपने लेगेसी से कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से करते हैं। हमने पहले इसे एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के तौर पर देखा था,
जब रिलायंस के आरईपीएल और आईपीपीएल के दौर थे, फिर हमने इसको एक पेट्रोलियम कंपनी के तौर पे बदलते देखा, फिर हमने पेट्रोलियम कंपनी से इसको डेटा कंपनी में बदलते देखा और अब अगले लेवल पर ये ग्रीन एनर्जी कंपनी में बदलने वाली है। तो ये रिलायंस के एजीएम्स की जो बड़ी घोषणाएं हैं, ये हैं घोषणाएं, और इनका असर हमारे ऊपर आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होने वाला ये थी एजीएम की पूरी तफसील और इसका विश्लेषण। शुक्रिया अंशुमन जी। तो मुख्य जो 3 घोषणाएं थी वो एक जियो को लेकर थी जिस पर सबकी नजर थी, और दूसरी अरामको को लेकर थी। ये 2 घोषणाएं जैसे कि आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेड थी, और तीसरी घोषणा जो बड़ी थी इस मामले में कि इसकी उम्मीद उतनी नहीं की जा रही थी, वो ग्रीन एनर्जी थी। इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी बातें जो मुझे याद आ रही हैं इस एजीएम के दौरान, वो जोड़ना चाहूंगा। उसके बाद हम दूसरे सवाल में जाएंगे। जैसे कि उन्होंने अपने जियो स्टोर्स के बारे में बात की कि ये कम से अगले 3 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। साथ ही साथ जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका पूरा जो भाषण था वो पूरा इंग्लिश में था, लेकिन हिंदी में उन्होंने एक नारा दिया, 2G मुक्त और 5G युक्त। 5G युक्त जी। और इसके अलावा हालांकि शेयर का एसोसिएशन उसी दिन नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन दर्शकों की उत्सुकता होगी तो बताना चाहेंगे कि आज सुबह से लेकर शाम तक 2.61% शेयर गिरा था, और 2 बजे से लेकर करीब सवा प्रतिशत या 1.5% के करीब रिलायंस का शेयर गिरा था। लेकिन ये इंस्टेंटली है, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो भविष्य बताएगा। अब मैं इस पर एक बिंदु जोड़ दूं। रिलायंस के शेयर में गिरावट इसलिए आई कि एक तो रिलायंस पर बाजार में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। दूसरी चीज है कि हमेशा आप देखिए, मैं हमेशा शेयर बाजार की चर्चा में लोगों से कहता हूं कि जो आपके लिए अच्छा है वो शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं है। रिलायंस का जो नया इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और इसके बाद रिलायंस उस इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइनेंस करेगी, वो बारो करेगी या वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, ये सारी चर्चाएं शेयर बाजार के हलकों में तैरती। और जब वो तैर रही थी तो आज जब रिलायंस की घोषणा हुई, एक नए बिजनेस प्लान की घोषणा हुई, तो रिलायंस का शेयर बाजार में नीचे आया। पर ये बहुत तात्कालिक सी गिरावट है, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया शायद इसलिए थी क्योंकि रिलायंस एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ रही है, और इसलिए लोग वापस उसकी बैलेंस शीट देखने लगते हैं कि कर्ज लेगी कि क्या लेगी, और ये सारी चीज इस वजह से रिलायंस के शेयर में आज थोड़ी नरमी देखी गई। लेकिन वो मार्केट का स्टार शेयर है। आज मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करने में रिलायंस का हाथ सबसे आगे सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा भी कि पिछले 1 साल में 4 गुनी वैल्यू बढ़ी है शेयर होल्डर्स के लिए, खासतौर से राइट्स इश्यू के बाद। हम अगली खबर पे चलते हैं जी। अंशुमन जी, काफी खबरें आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग 2 खबरों को बाइंड कर देंगे क्योंकि समय अभाव है। एक तो किंगफिशर से जो वसूली की बात है वो कहां तक पहुंची है। दूसरी ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं बाइंड करना चाहूंगा। ईडी ने बैंकों को 9,000 करोड़ रुपया वापस किया है। तो अगर इसको एक-एक करके आप ये हाँ दर्पण, मुझे लगता है रिलायंस की एजीएम के पैरेलल अगर आप रखेंगे तो ये दोनों काफी बड़ी खबरें हैं, और इन खबरों से हमें एक बड़ा शिफ्ट भारत के पूरे कारपोरेट स्पेस में, भारत के बैंकों के से जुड़े भ्रष्टाचार के स्पेस में दिखाई देता है। पहले तो हम उस खबर को लें जो खबर आपने बाद में कही, फिर उसके बाद हम किंगफिशर विजय मल्ल्या पे जाते हैं। एक खबर अखबारों में आई जिस पर प्रतिक्रिया आई कि ईडी ने विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के छापेमारी से जो संपत्ति अर्जित की थी वो करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, वो बैंकों को वापस कर दी गई। हालांकि ये उस घोटाले का फ्रैक्शन है। 20,000 करोड़ के आसपास का घोटाला बैंकों में इनके जरिए हुआ था, जो दस्तावेज बताते हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा बैंकों के पास आया, और वो भी ब्याज रहित पैसा है। लेकिन ईडी की वसूली से बैंकों को थोड़ा पैसा वापस मिला है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। वसूली पूरी नहीं हो पाई, ये भारत के कानून की और बाकी चीजों की कमजोरी है। अब इसे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ आ गया, और आप ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ आना चाहिए था क्योंकि देश से वो पैसा लेकर गए थे, हम इतना कमजोर क्यों हुए। ठीक इससे जुड़ी हुई अगली खबर है जो इससे थोड़ी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा संतोष देती है, ज्यादा सुकून देती है हमको। बैंकों ने विजय मल्ल्या की कंपनी से लगभग 6,000 करोड़ रुपए और कुछ और शेयरों की बिक्री जो अलग अलग रिपोर्ट में आ रही है उसको मिला लिया जाए तो करीब 7,182 करोड़ रुपए की वसूली विजय मल्ल्या की कंपनी से कर ली। विजय मल्ल्या ने 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था स्टेट बैंक लेड कंसोर्टियम से। लगभग पिछले 7-8 साल से पूरा का पूरा 5 साल लगभग आप मान लीजिए 5 साल से भारत के बैंक
विजय माल्या से पैसे वसूली की कोशिश के लिए अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं में की कोशिश कर रहे थे। 7 साल पहले के ये लोन थे। उसके बाद विजय माल्या की किंगफिशर डिफॉल्ट होकर बंद हो गई और बाद में विजय माल्या भारत से फरार हो गए। हुआ ये ऐसे कि बैंकों ने यूनाइटेड ब्रूवरीज की, जो कि अभी भी ऑपरेशन में है और भारत में लिकर और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाली प्रमुख कंपनी है, फाइनली इसके 15% शेयर हेनिकेन बियर्स को जो कंपनी है उसको बेचने की मंजूरी ले ली। ये मंजूरी सेबी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 21 जून को दी थी। इस अप्रूवल के बाद एसबीआई लेड जो बैंकों का पूरा कंसोर्टियम था, उसने करीब 5800 करोड़ में विजय माल्या की हिस्सेदारी जो उन्होंने जब्त कर ली थी, क्योंकि विजय माल्या तो देश छोड़कर चले भाग गए थे, तो जो अपने कर्ज के बदले हिस्सेदारी उन्होंने जब्त कर ली थी, पर वो हिस्सेदारी पड़ी हुई थी, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं था, क्योंकि वो तो हिस्सेदारी कंपनी में थी। वो हिस्सेदारी इन्होंने हेनिकेन को बेच दी और उससे पैसे की वसूली हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक और भी कोशिश में लगे हुए कुछ और कंपनियों से हिस्सेदारी और बाकी एसेट्स को बेचने में, और इससे लगभग पूरी 10,000 करोड़ की वसूली हो सकती है, क्योंकि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगले चरण में कुछ और ऐसे ही शेयर या ऐसी हिस्सेदारियां बेची जाएंगी और जिससे लगभग 80% से 90% बकायेदारी वसूल ली जाएगी जो किंगफिशर पर बैंकों की थी। ये एक सुकून देती हुई खबर है। समय इसमें लंबा लगा, हालांकि इसको भी आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये मूलधन की वसूली है, ब्याज तो नहीं आया। अगर आप ब्याज मिला लें तो बहुत बड़ी वसूली हो सकती थी, लेकिन मूलधन कम से कम विजय माल्या की कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर हुआ। सारी कंपनियों के साथ बैंक इतने भाग्यशाली साबित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी बेचने वाले या खरीदने वाले लोग नहीं मिलते हैं। अब यहाँ एक पेंच है जिस पर इस फैसले के बाद कल से राजनीतिक हलकों में, ब्यूरोक्रेसी के हलकों में, शेयर बाजारों में और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच चर्चा हो रही है कि क्या यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विजय माल्या को भारत लाना आसान हो पाएगा या मुश्किल तो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब सारी वसूली पूरी हो गई है, तो क्या विजय माल्या अब ये अदालत में ये रुख नहीं लेंगे कि जो हमसे जो वसूला जाना था वो तो सब वसूल लिया गया। अब उन्हें जिस अपराध की सजा के लिए, जिस बैंकों को नुकसान करने के लिए भारत लाया जाना है, उस प्रक्रिया क्या होगा, ये एक दिलचस्प मोड़ है। इसमें उत्सुकता हमारी भी, आपकी भी और सारे लोगों की, कि भारतीय एजेंसियां अब इसके बाद क्या रुख लेती हैं। बैंकों ने काफी हद तक विजय माल्या को दिए हुए लोन की कम से कम प्रिंसिपल की, मूलधन की वसूली कर ली है, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है कि विजय माल्या के किंगफिशर के साथ केवल बैंक ही नहीं डूबे थे, बहुत सारे उद्योग डूबे थे, बहुत सारे कर्मचारी डूबे थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत सारे और भी लोगों की बकायेदारी थी, और वो कैसे और कब मिल पाएगी हमें पता नहीं है। लेकिन ये खबर भारतीय कारपोरेट में जो चुनौतियां हैं उनमें सुकून देती है कि अगर एजेंसियां पूरी तरह से कोशिश करें तो कंपनी, जो कारपोरेट जिस तरह से बैंकों को लूट कर या चूना लगाकर निकलते हैं, उसे रोकने में या उसकी वसूली में कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल कहा जा सकता है किंगफिशर और विजय माल्या जी का। देखते हैं भविष्य के पन्ने पलटने पर क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि आप कह रहे थे, कई स्पेकुलेशंस हैं और कई पेज हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। मैं दर्शकों का शुक्रिया करूंगा और शुक्रिया अंशुमन जी आपका भी। धन्यवाद।